नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। और मिट्टियाँ पढ़ने के बाद में यानी कि इंडियन सॉइल्स पढ़ने के बाद में हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों की। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है उसको समझ लीजिए। ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत में जो मिट्टियां हैं वो मिट्टी 8 प्रकार की हैं। कितने टाइप्स की हैं? 8 टाइप्स की हैं। तो इंडियन सॉइल्स अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स, द आंसर इज 8 टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको कि हम लोग ICAR के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहली मिट्टी ये ICAR ने कौन सी डिक्लेयर की है? जिसको हम लोग कहते हैं एलुवल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं ये कितने % भाग में पाई जाती है। एलुवल सॉइल इज प्रेजेंट इन 43% ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 43% हिस्से में यह मिट्टी पाई जाती है। अब यह मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। अगर हम जलोढ़ की यानी कि एलुवल सॉइल की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवल सॉइल। द फर्स्ट इज बांगर एंड सेकेंड इज खादर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पूछा जाता है नवीन जलोढ़ और फिर पूछा जाता है पुरानी जलोढ़। तो अगर नवीन जलोढ़ पूछा जाए तो NK याद रखोगे, यानी कि नवीन जलोढ़ जो है वो खादर है, और जो पुरानी जलोढ़ है इसको याद रखोगे आप लोग, पुरानी है वो बांगर है। तो ओल्ड हो गया यानी कि पुरानी, और B से बांगर हो गया। तो OV और NK याद रखना है। पुरानी हो गई बांगर और नवीन हो गई खादर। ये जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में विभाजित मानी जाती है। ठीक है, अब जलोढ़ के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है, कैसे इस मिट्टी बनती है, कैसे इसका निर्माण होता है। फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, यानी कि अवसाद के निक्षेपों के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है भाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कैसी मिट्टी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, जो कह सकते हैं कि हाईली जो है वो फर्टाइल कह सकते हैं, या जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उर्वर जो मिट्टी है, जिससे सबसे ज्यादा उर्वरता होती है, फर्टाइल सॉइल की अगर बात करेंगे तो आपकी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम दिया जाएगा। अगर कभी उपजाऊ या उर्वर मिट्टी पूछा जाएगा तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ ही आपका आंसर होना चाहिए। अब इसकी हम फसलों की बात करते हैं। जलोढ़ की अगर मेन क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, मुख्य फसलें व्हीट यानी कि गेहूं, राइस चावल, सुगर केन गन्ना और जूट, ये इस मिट्टी की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती हैं। अब दूसरी मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं जो कि ICAR ने डिक्लेयर की है, वो है आपकी ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल। यानी कि अगर कभी आपसे कहा जाए काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे रेगुर इज इक्वल टू ब्लैक, या ब्लैक इज इक्वल टू रेगुर, दोनों का एक ही नाम है। अब इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक लावा इन डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दक्कन क्षेत्र में ये ज्वालामुखीय लावा के द्वारा निर्मित होती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे वहां पर ज्वालामुखी लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी की एक विशेषता होती है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि नमी धारण करने की एक अद्भुत क्षमता
इस मिट्टी के अंदर होती है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा नमी धारण करने की बेहतर क्षमता किस मिट्टी के अंदर पाई जाती है, तो सीधा सा आंसर आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक और रेगुर सॉइल। अब इसका फॉर्मेशन कहां से होता है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप कभी भी कहेंगे हमेशा आंसर यही होगा कि वॉल्केनिक, जो यानी कि इरप्शन होता है, जो ज्वालामुखी फटता है, उसका जो लावा होता है, उससे जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी कहलाती है। अब काली मिट्टी के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इट इज फाउंड इन मोस्टली महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ये मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, ज़्यादातर मतलब मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसकी अगर मेन क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, इसकी मेन क्रॉप्स में कॉटन और दूसरा टोबैको यानी कि कपास और तंबाकू की जो खेती होती है उसके लिए ये मिट्टी सबसे उपयुक्त यानी कि काली या रेगुर मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट सॉइल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इट इज रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, और वो विशेष गुण क्या होता है, हाई आयरन ऑक्साइड। यानी कि रेड सॉइल का जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट क्या है आपका, अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है भाई, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड किस मिट्टी में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रेड सॉइल। इट इज फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया इन इंडिया। और यह भारत में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी के बारे में अन्य भी तथ्य हैं। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं यहां पर साउथ वाला जो रीजन है वहां पर हमको ये लाल मिट्टी का क्षेत्र दिख रहा है। अब ये मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयोगी है वो हम देख लेते हैं। अगर इसकी मेन क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, चावल, रागी और मूंगफली, ग्राउंडनट, इन फसलों के लिए ये मिट्टी उपयोगी मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर लेटराइट सॉइल के बारे में बात करते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ लाइम एंड सिलिका। यानी कि ये कहां से आई, लाइम एंड सिलिका इन एरिया विद द हाई रेनफॉल। अभी तक हमने कम वर्षा वाले क्षेत्र की देखी, यानी कि ये जो मिट्टी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निच्छालन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चूना और सिलिका के निच्छालन से किस मिट्टी की उत्पत्ति होती है, तो आंसर आपका क्या होगा, लेटेराइट मिट्टी। अब ये कहां कहां पर पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है मुख्यतः। अब ये मिट्टी किन फसलों के लिए उपयोगी है, चावल की खेती के लिए, रागी के लिए और शुगर केन गन्ना के लिए, और कैसेव यानी कि काजू की खेती के लिए ये मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में हमेशा जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में जरूर याद रखेंगे। सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि इस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होगी, और जो उसके केमिकल कंटेंट्स हैं, केमिकल कंटेंट्स मतलब समझ रहे होंगे, किसी में आयरन ऑक्साइड पाया जा रहा है, किसी में कोई फीचर है, किन एरियाज में पाई जा रही है, कहीं कर्नाटका में पूछ लिया जाएगा, आंध्र प्रदेश में पूछ लिया जाएगा, तेलंगाना में पूछ लिया जाएगा कौन सी मिट्टी पाई जाती। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। और जो हमने जलोढ़ की बात की, वहां पर भी जलोढ़ से बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और खासकर नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, नवीन को हमने बताया था वहां पर और पुरानी को भी बताया है, ठीक है ना। तो जलोढ़ से लेकर के हम लेटराइट तक पहुंच गए हैं। तो इनकी अगर लेटराइट के क्रॉप्स के बारे में बात की जाएगी तो आप चावल, रागी, गन्ना और काजू के बारे में वहां पर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट सॉइल है
फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, यानी कि जंगली या पर्वतीय मिट्टी। अब जंगली या पर्वतीय मिट्टी नाम से ही समझ में आता है, देयर इज एक्सेसिव मॉइस्चर इन इट, यानी कि इसमें नमी की अधिकता होती है। मैक्सिमम की बात की गई है, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर एक्सेसिव नमी धारण की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, और ऐसी मिट्टी पर्वतीय मिट्टी या जंगली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब अगर पूछा जाए ये कहां कहां पर पाई जाती है, तो इट इज फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये मिट्टी इन राज्यों में पाई जाती है। अब ये मिट्टी किन क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? व्हीट, टी एंड कॉफी, यानी कि गेहूं, चाय और कॉफी की खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम लोग सॉइल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क मतलब होता है ड्राई, एरिड भी कह सकते हैं, डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो मात्रा मिलेगी वो रेत की मात्रा होगी। द क्वांटिटी ऑफ सैंड इज हाई एंड इट इज, अगर हम बात करेंगे एंड इट इज सुइटेबल फॉर मिलेट्स एंड ज्वार, यानी कि ये जो मिट्टी है वो रेत की मात्रा अधिक होती है और ये बाजरा और ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त पाई जाती है। ठीक है भाई, तो बाजरा और खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? एरिड एंड डेजर्ट। और बालू की मात्रा किसमें ज्यादा पाई जाती है? तो एरिड एंड डेजर्ट सॉइल में पाई जाती है। इसकी एरिया की बात करें तो राजस्थान में इसका एरिया है मैक्सिमम। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो जितना भी कटा फटा क्षेत्र है, तितर बितर क्षेत्र है, वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसकी मेन क्रॉप्स कौन कौन सी फसलों के लिए? ये भी गेहूं और कपास की खेती में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो सॉइल है वो है गीली और दलदली, यानी कि पेटी एंड मासी सॉइल, गीली और दलदली मिट्टी। इट इज फाउंड मेनली इन इरिगेशन एरियाज, ये मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यानी कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाती है। इसकी अगर मुख्य फसलों की बात करते हैं, मेन क्रॉप्स की बात करते हैं, तो इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, शुगर केन और टोबैको, इसकी मुख्य फसलों में जानी जाती हैं। ये भारत की मिट्टियों का एक क्षेत्र है, गीली और दलदली मिट्टी का। अब हमारी मिट्टी है साल्टी सॉइल, यानी कि लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं। दिस सॉइल इज नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ये जो मिट्टी है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं है, तो आंसर क्या होगा? साल्टी सॉइल। इट्स लोकल नेम, इसका स्थानीय नाम की अगर बात करेंगे, नोन बाय द नेम ऑफ रेह एंड ऊसर, तो इसके नाम याद रखेंगे। कौन सी मिट्टी रेह और ऊसर के नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लवणीय जो मिट्टी है वो रेह और ऊसर के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र देखते हैं कहां कहां पर पाई जाती है। इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे क्रॉप्स की, यानी कि जब मिट्टी है तो मिट्टी से क्या होगा? क्रॉप्स अच्छी होंगी। अभी हमने बताया आपको कि मिट्टियां ही जो हैं वो क्रॉप्स के लिए, कौन सी मिट्टी किस क्रॉप के लिए है, तो अभी हमने बात की कि किस किस मिट्टी की कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए यूजफुल रहती है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉप्स में भी 3 तरीके की फसलें हैं। एक है खरीफ, दूसरी है रबी और तीसरी है जायद। तो सबसे पहले हम खरीफ के ऊपर बात करते हैं।
खरीफ के ऊपर बात करते हैं, दिस क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप, यानी कि इस फसल को हम लोग मानसूनी फसल के नाम से या मानसून फसल के नाम से जानते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस फसल को मानसून फसल के नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा आपकी खरीफ की फसल को। अब ये जो फसल है ये कब बोई जाती है, दिस क्रॉप इज सोन इन जून जुलाई में। कब कहोगे, जून जुलाई में बोई जाती है। और इसको काटा कब जाता है, हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये फसल काटी जाती है। तो याद रखेंगे मानसून क्रॉप कौन सी है, खरीफ। कब बोई जाती है, जून जुलाई में। कब काटी जाती है, सितंबर और अक्टूबर में। इसकी हम इंपॉर्टेंट कुछ फसलों की बात करते हैं। राइस, ये देखिए क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण खरीफ की फसलें रखी हैं, जिनमें है राइस चावल, ज्वार भी खरीफ की है, रागी भी खरीफ की है, और मैजी यानी कि मक्का भी खरीफ की फसल मानी जाती है। दूसरी फसल है रबी की फसल। अब इसकी विशेषता क्या है, दिस क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज द विंटर क्रॉप, यानी कि इसको कहा जाता है कैसी फसल, सर्दियों की फसल या शीत ऋतु की फसल बोला जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा विच क्रॉप नोन एज विंटर क्रॉप, द आंसर इज रबी क्रॉप। क्या आंसर होगा, रबी क्रॉप। इसका सीजन देख लेते हैं, दिस क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर नवंबर। याद रखिए ये कब बोई जाती है, जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। और काटी कब जाएगी, दिस क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन अप्रैल में, यानी कि ये अप्रैल और मई में ये फसल काटी जाती है। तो हमने देखा था इससे पहले मानसून क्रॉप खरीफ को, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं विंटर क्रॉप कौन सी हो गई, रबी। इसका अगर हम लोग बोने का टाइम देखें तो अक्टूबर नवंबर है, काटने का टाइम देखें तो अप्रैल और मई है। अब इसकी हम लोग महत्वपूर्ण फसलों की बात करते हैं रबी की। वीट, गेहूं रबी की फसल है महत्वपूर्ण। पी यानी कि मटर है, और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रबी की फसलों में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट टाइप की क्रॉप है आपकी, वो है जायद। कौन सी है, जायद। जायद क्रॉप के बारे में अगर हम बात करते हैं, दिस क्रॉप इज सोन इनटू मंथ ऑफ मार्च, यानी कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये मार्च के महीने में बोई जाती है। मार्च का महीना हमेशा गर्मी का होता है, ठीक है ना। दिस क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन जून, और इसको काटा कब जाता है, जून में। तो यानी कि आप देख सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि केवल ये 2-3 महीने बाद में ये फसल काट ली जाती है। और अक्सर हम लोग जब देखते हैं कि जब खीरा आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, ये सारी की सारी इसी में ही काउंट की जाती हैं। और इसीलिए ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इनमें मुख्य आते हैं, कुछ सब्जियां हैं और कुछ फल इंपॉर्टेंट इनमें काउंट किए जाते हैं। तो ये हमारी तीनों फसलों की बात हो गई, खरीफ की बात हो गई, रबी की बात हो गई और जायद की बात यहाँ पर हो गई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहली फसल है चावल, राइस। राइस की अगर बात करेंगे तो कभी भी अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड राइस में कौन है, द आंसर इज चाइना, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन। अब इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस, यानी कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है। तो आप कह सकते हैं इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन, ठीक है ना। सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है, और पहले नंबर पर कौन है, चीन है। अब चावल की अगर हम इंडिया में स्टेट वाइज पोजीशन देखते हैं, भारतीय राज्यों में, तो हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो चावल उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट,
और जो उत्तर प्रदेश है वो चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। तो हमने देख लिया भैया, चीन की जो बात की वो चावल में नंबर 1 और भारत नंबर 2 पर। स्टेट वाइज बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी चावल की। अब यहां पर थर्ड पोजीशन चावल में अगर हम देखते हैं, पंजाब इज द थर्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर देखिए पहले पे देखा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे देखा हमने उत्तर प्रदेश और थर्ड पोजीशन पर कौन सा आ गया आपका, पंजाब आ गया। ये तीनों भारतीय राज्य चावल के उत्पादन में हो गए। और वर्ल्ड में अगर हम गए तो चाइना नंबर 1 पर हो गया और इंडिया नंबर 2 पर हो गया। अब हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन में। वीट प्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे तो यहां पर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज चाइना। तो चाइना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, यानी कि आपने राइस में भी देखा चाइना नंबर 1 पर है और वीट में भी चाइना नंबर 1 पर माना जाता है। और सेम पोजीशन भारत की है, यानी कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन वीट, यानी कि चावल में भी नंबर 2 पर है और गेहूं में भी भारत नंबर 2 स्थान पर आता है। अब भारतीय राज्यों में हम लोग गेहूं की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में। एंड द पंजाब इज द सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, और जो पंजाब है वो दूसरे नंबर का गेहूं उत्पादक राज्य भारत में कहा जाता है। थर्ड हम लोग नेक्स्ट क्रॉप की बात करेंगे, इट इज कॉटन, कपास। कपास की अगर बात करते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज चाइना। कपास के उत्पादन में भी चाइना पहले स्थान पर है। ठीक है भाई। अगर हम इंडिया में स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, और जो गुजरात है वो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में आता है। नेक्स्ट क्रॉप है जूट। जूट की बात करेंगे, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इंडिया, यानी कि जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और अगर राज्यों में बात करेंगे भारत में तो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर, यानी कि भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक जूट के उत्पादन करने वाला राज्य है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्रॉप है सुगर केन, यानी कि गन्ना। गन्ना में अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील, इसकी कैपिटल ब्रासिलिया है और ये गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर स्टेट वाइज इंडिया में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन होता है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाएगा मैक्सिमम जो शुगर प्रोडक्शन है, चीनी उद्योग या शुगर मिल्स कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र, क्योंकि मैक्सिमम शुगर मिल्स वहीं पर हैं। बट शुगर केन का मैक्सिमम प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो आप कहेंगे वहां पर उत्तर प्रदेश। क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि शुगर हो गया और शुगर केन हो गया। शुगर कहां हो गया, महाराष्ट्र में, और शुगर केन कहां पर हो गया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप के बारे में बात करते हैं, यह है टी, यानी कि चाय। अगर चाय में बात करेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज चाइना। कौन है, चाइना में सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, भारत दूसरे स्थान पर है। तो देखिए सेम कहां पर हो गया, राइस में हो गया चाइना फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड। वीट में हो गया चाइना फर्स्ट इंडिया सेकेंड, और टी में भी हमने देख लिया चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। अब इंडिया में अगर लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसर स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर होगा असम। सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, असम। अब हम बात करने वाले हैं कहवा यानी कि कॉफी की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील, यानी कि ब्राजील हमारा जो है वो 2 में हो गया नंबर 1। एक तो हो गया शुगर केन गन्ना में और दूसरा हो गया कॉफी यानी कि कहवा में। अब अगर इंडिया के स्टेट की बात करेंगे, कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, और कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा
कॉफी उत्पादक यानी कि कहवा उत्पादक राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैजी यानी कि मक्का। मक्का की जब बात करते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज यूएसए। मक्का के उत्पादन में कौन सा है नंबर 1 पर देश? वो है अमेरिका। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, और जो आंध्र प्रदेश है वो नंबर 1 पर उत्पादक राज्य है भारत में। किसमें? मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, तो ये हमने सारी क्रॉप्स के बारे में देख लिया। हमने यहाँ पर इंडियन सॉइल्स के बारे में देखा और क्रॉप्स के बारे में देखा। क्रॉप्स में आपको खरीफ, रबी और जायद तीनों को पढ़ना है, और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं इनके बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा ये करंट का डेटा है, ये हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है ना, ये जो अभी लेटेस्ट जो ईयर का डेटा निकाला गया उसके अनुसार बताया, ये नेक्स्ट ईयर ये डेटाज या उसके नेक्स्ट ईयर चेंज होते रहते हैं, तो आज के हिसाब से डेटा एकदम सही है। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ करके जाना है, और जो सॉइल है उनके सेक्टर्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।